ठीक आ रहा है। सर ये कैसे रब होगा? मैं लिख दूं? ठीक है। स्टाफिंग ठीक नहीं आ रहा, जच नहीं रहा। कर दूं शुरू? इसको करूं मोहन? आवाज तो नहीं आ रही थी। आज का हमारा टॉपिक है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। पहले आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट के ही पार्ट है ये। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग के बाद होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो आता है हमारा स्टाफिंग। प्लानिंग यानी कि जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? प्लानिंग करना। यानी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको विदाउट एनी प्लानिंग हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको प्लान करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद प्लानिंग के बाद हम करते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये वाला बिजनेस करना है, इसको कैरी ऑन आगे करना है। तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, ताकि कौन कौन इसके अंदर पार्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा, मैनेजमेंट में कौन इसमें कौन हिस्सा लेगा, वो हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट उसमें हम करते हैं स्टाफिंग। यानी कि जब हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग नाम से ही पता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके अंदर अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति काम कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए स्टाफ को रखना जरूरी होता है। यानी कि वर्कर, स्टाफ, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो जो इसको चलाने के लिए स्टाफिंग जरूरी है। स्टाफिंग मतलब होता है नियुक्तिकरण। नियुक्ति करनी है, हमने स्टाफ की नियुक्ति करनी है। उसमें आप वर्कर की भी नियुक्ति कर सकते हैं, आप सीईओ की भी नियुक्ति कर सकते हैं, किसी भी की भी आप नियुक्ति कर सकते हैं। तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टाफिंग किसे कहते हैं? यानी कि स्टाफिंग वह संगठन है जो कि विभिन्न पदों पर अपने योग्यता के अनुसार उनको अपॉइंट करता है। अपनी योग्यता के अनुसार अगर आपको कोई मजदूर चाहिए तो आप क्या करेंगे कि चलो 8th पास होगा, 10th होगा या विदाउट होगा, तो आप मजदूर को रख सकते हैं। अगर आपको कोई स्टाफ है उसके अंदर चाहिए, कोई टीचर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंग टू क्लास, आपको उसकी योग्यता के अनुसार आपको उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो संगठन को चलाने के लिए अगर कोई स्टाफिंग कर रहे हैं, कोई नियुक्ति कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले योग्य व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। योग्यता को ध्यान में रखते हुए हम स्टाफिंग करते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, तो उसको चलाने के लिए स्टाफ के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो नियुक्ति करनी होती है। नियुक्ति के लिए अगर किसी को पद दे रहे हैं, तो यानी कि कोई पोस्ट दी जा रही है, तो उसकी योग्यता का ध्यान में रखते हुए हमको इसको अपॉइंट करना है। और योग्य व्यक्ति को आपको ढूंढना होता है। योग्य व्यक्ति के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है? अगर आपको किसी पोस्ट पे नियुक्त करना है किसी व्यक्ति को, तो आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनको ध्यान में रखना होता है? सबसे पहला आपका कौन से प्रोसेस है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए स्टाफिंग की जा सकती है? तो स्टाफिंग के लिए सबसे पहला आपका है रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भर्ती। रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आप स्टाफिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे स्टाफिंग कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम सिलेक्शन के बेस पे, यानी कि किसी को सिलेक्ट करके भी हम स्टाफिंग की जा सकती है। उसके बाद हम कैसे स्टाफिंग कर सकते हैं, नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? ट्रेनिंग की बेस पे भी हम उसको नियुक्त किया जा सकता है। आफ्टर दैट
अगर किसी पद को कोई खाली है तो हम प्रमोशन के बेस पे भी उसको स्टाफिंग की जा सकती है। देन अगर हमको और स्टाफिंग करनी है तो हम ट्रांसफर के बेस पे भी कर सकते हैं। यानी कि स्टाफिंग हम किस बेस पे किया जा सकता है? स्टाफिंग हम करते हैं, सबसे पहला जो हमारी स्टाफिंग होती है, नियुक्ति होती है, वो होती है रिक्रूटमेंट, भर्ती। भर्ती के थ्रू भी हम स्टाफिंग कर सकते हैं। और सबसे पहला आपका है, अब नियुक्तिकरण कहते किसे हैं? किसे कहते हैं नियुक्तिकरण? स्टाफिंग किसे कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं यानी कि कोई फिल करना, कोई पोस्ट को फिल करना। यानी कि अगर नियुक्ति किसी की जाती है, अगर हमको किसी पद को भरना है, कोई पोस्ट को भरना है, तो उसको भरने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको हम बोलते हैं नियुक्तिकरण या स्टाफिंग बोलते हैं उसको। अब इसके बाद अगर अब नियुक्तिकरण हमने कर दी, यानी कि अगर कोई पोस्ट वेकेंट है, फिल है, तो हम बोल सकते हैं फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल। यानी किसी आदमी को किसी जगह पे भरना, रखना, उसको पद के अनुसार उसको रखना, अब उसको हम बोल सकते हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की जो होती है विशेषताएं क्या होती है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये स्टाफिंग है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले अगर हम स्टाफिंग करेंगे तो स्टाफिंग के लिए सबसे पहला हमारा जो विशेषताएं होगी, सबसे पहले क्या होगी? रिलेटेड टू ह्यूमन। यानी कि सबसे पहले विशेषता हमारी कि ये मनुष्य से संबंध रखती है। अगर आदमी है, कोई वर्कर है, कोई भी कर्मचारी है, तो किसी जानवर को तो हम अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई आदमी को ही अपॉइंट करेंगे। यानी कि उसके अंदर हमको अगर कोई प्लानिंग करनी है, कोई कागजी कार्रवाई करनी है या कोई पेपर वर्क करना है, तो उसके लिए एक योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है। कोई अदर पर्सन आके उस काम को नहीं कर सकता, या अदर कोई जिसको भी आप उठा के बोल दे कि आप यहाँ आ जाइए तो वो काम को कर लेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब भी आप कोई भर्ती कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है जो उसको संबंध रखता हो। जैसे कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपको कोई साइंस टीचर आपको रख दिया जाए, तो क्या आप अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या होगा? आपको एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कॉमर्स टीचर ही होना जरूरी है। अगर कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई फार्मा कंपनी चल रही है, फार्मा कंपनी के अंदर अगर आप कोई वर्कर को है कि भाई पैकिंग करनी है, तो उसके लिए क्या आप योग्यता देखोगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे तो कोई भी वर्कर आएगा जिसको कि पैकिंग करनी है, तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, वो भी क्या करेगा? उसको पैक कर देगा सामान को। पैक करने के लिए कोई अगर उसको एक दिन नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी जानवर को बिठा दें वहां पे, तो क्या आप उस काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे जिसकी जरूरत है, कहने का मतलब यह है कि उसके लिए एक पर्सन का होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, तभी हम अपने काम को, जो हमारी एक्टिविटी है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, हो सकता है कि हमने किसी काम को दिया, नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड से क्या होगा? आप ट्रेंड हो जाएंगे, और ट्रेंड की बेस पे आप क्या कर सकते हैं? उस काम को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रेंड हो गए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षण दे सकते हैं, किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी से थ्रू ले सकते हैं, बट एक ह्यूमन बीइंग है तो आप उस काम को कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब नियुक्तिकरण में सबसे पहले आदमी का होना जरूरी है, पर्सन का होना जरूरी है, तभी हम स्टाफिंग कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ए सेपरेट मैनेजर फंक्शन। यानी कि अगर हम कोई कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो उसकी एक विशेषता होनी चाहिए, यानी कि उसको काम करने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि वो हर कोई व्यक्ति आके इस काम को करने लग जाएगा। उसको अगर कोई मैनेजमेंट में अगर वो पार्ट कर रहा है, अगर कोई सीईओ की पोस्ट है और सीईओ की पोस्ट के लिए उसकी योग्यता को देखा जाएगा, यानी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है तो उसके लिए उसकी योग्यता क्या है उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। कोई मैनेजर है तो उसकी पोस्ट की योग्यता होती है, उसका पोजीशन होती है कि हाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए ये अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि जो जिस पोस्ट पे है, जैसे आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में 3 लेवल्स आपने पढ़े होंगे, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं आपने पढ़ा होगा पहले। टॉप लेवल के अंदर सीईओ है, मैनेजर, डायरेक्टर वगैरह ये आते हैं। मिडल के अंदर कौन आता है? मैनेजर वगैरह ये। एंड लास्ट वन इज वर्कर।
जो लोअर के अंदर है वर्कर, यानी कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको ये देखना होता है कि वो जो काम करने का तरीका है या जो काम है वो उसको कर सकते हैं। देन आपका इनिशियल और फोन आ रहा है। इसके बाद आपका है मैनेजमेंट के अंदर सभी प्रबंधीय स्तरों पर आवश्यक होता है, यानी कि मैनेजमेंट आप हर जगह पे आपको मैनेजमेंट का होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि आप अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। यानी कि एक आपको अगर किसी जगह पे नियुक्ति देनी है तो पर्सनल डिपार्टमेंट का होना, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि काम अगर आप कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का जहाँ पे उस कर्मचारी को आप नियुक्त करेंगे जहाँ पे उसकी जरूरत है। नहीं ये नहीं कि हर जगह पे आपने उसको कर दिया कि आप यहाँ पे चले जाइए, आप यहाँ पे चले जाइए, उसको आता है नहीं आता वो अलग बात होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको लेवल्स देखना है। यानी कि एक पोस्ट ग्रेजुएट है और आपने बोल दिया कि आप वर्कर बन जाइए, तो लोअर लेवल पे आपने उसको अपॉइंट कर दिया, क्या वो इंटरेस्ट से काम कर पाएगा? वो इंटरेस्ट से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका एक योग्यता जो उसकी है, क्वालिफिकेशन है, वो हायर है। तो आप उसको हायर पोस्ट उसको दे सकते हैं। एक मैनेजर के लिए आप रखिए उसको, वो अच्छी तरह से काम कर सकता है, इंटरेस्ट से काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उसकी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको काम देना है। आपने ऐसा मैनेजमेंट रखना है ताकि वो इंटरेस्ट से वर्क कर सके। इसके बाद आपको देखना है कि अगर आपका कोई स्टाफिंग कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि आपका आंतरिक और बाहरी वातावरण भी आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप किसी भी आंतरिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर जैसे आपने किसी को अपॉइंट किया, आपकी अच्छा कंपनी अच्छी चल रही है और आपका जो लोअर लेवल का वर्कर है योग्यता भी उसके पास है और काम भी बहुत अच्छा करता है, तो वो क्या कर सकता है कि उसको प्रमोशन के बेस पे आप मिडिल लेवल पे दे जा सकते हैं। प्रमोशन देके उसको मिडिल लेवल पे दे जा सकते हैं और उससे क्या होगा कि वो अपनी एफिशिएंसी से वर्क कर सकता है। या क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर पॉलिसी भी कर सकते हैं कि सो एंड सो जगह पे इसकी अच्छी जगह है, अच्छी डिमांड है, तो क्यों ना इसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो वहां पे जाएगा तो वहां पे अच्छा काम कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी आप अपनी स्टाफिंग कर सकते हैं। इंटरनल कैसे? इंटरनल आप कर सकते हैं प्रमोशन के बेस पे। और एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एक्सटर्नल कोई दूसरी कंपनी में अपनी पोस्ट फिल करनी है, आपकी दो कंपनियां चल रही है, आपने दूसरी कंपनी में आपको किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी में देखेंगे कि यस यहाँ पे कोई एफिशिएंट वर्कर है, तो आप क्या करोगे, ठीक है आप ना उस कंपनी में जाइए, आप प्रमोशन के बेस पे चले जाइए। क्योंकि ऐसे तो जाएगा नहीं, वो बोलेंगे प्रमोशन के बेस पे आप जाइए, और प्रमोशन अगर आपका होगा तो क्या होगा, खुशी खुशी उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी और वो वहां पे जा सकता है। देन है आपका, इसके बाद आपका आया था प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी के बेस पे भी आप अपना मैनेजमेंट को इजीली कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक इसकी विशेषताएं आपको पता लगी होगी कि विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, कि सबसे पहले हम स्टाफिंग को कैसे माप सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसमें। सबसे पहला हो सकता है कि आपका ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, यानी कि आदमी का जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपका मैनेजर फंक्शन होता है, काम करने का एक तरीका होता है, उसको ही ध्यान में रखते हुए जो उसका काम है उसी के बेस पे उसको स्टाफिंग करनी चाहिए। और क्या हो सकता है, लेवल्स को ध्यान में रखना है, यानी कि टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको स्टाफिंग करनी चाहिए। विदाउट लेवल आप अपनी स्टाफिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको ये देखना, ये नहीं कि भाई मेरे को ये जानने वाला आदमी है और मैंने इसको नौकरी पे रख ली, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि जिस जगह पे आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बाहरी के व्यक्ति आके सारे काम वो करे। जो वहां के लोग हैं उसमें भी एबिलिटी होती है, उनमें भी योग्यता होती है, आप उनको वर्कर रखिए। तो वो क्या होगा, जैसे हिमाचल में है कि 70% स्टाफ हमारे हिमाचल का होना जरूरी है और बाकी 30% आप बाहर से ला सकते हैं। बट 70% अगर कोई कंपनी यहाँ चल रही है तो 70% स्टाफ हमारा होना जरूरी है। यानी कि जो लोकल लोग हैं, जो कि
कई कारणों से काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे बाहर, तो वो क्या करते हैं, नियर बाय के लोग उसमें एडमिट हो सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और स्ट्रांग होने की वजह से हमारा स्टेट जो है वो डेवलप कर सकता है। देन हो सकता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल आप किस बेस पे कर सकते हैं और एक्सटर्नल आप किस बेस पे कर सकते हैं। तो इंटरनल आप अंदर से ही आप उसको दे सकते हैं कि भाई चलिए आप यहाँ पे प्रमोशन हो जाइए, प्रमोशन के बेस पे भी कर सकते हैं। या ट्रांसफर पॉलिसी एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं, आप ट्रांसफर करके भी आप उसको अपॉइंट करके अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है कि स्टाफिंग का होना जरूरी है, इसका क्या महत्व है, क्यों लाइफ में ये महत्व है, क्यों मैनेजमेंट में ये पार्ट है कि स्टाफिंग होना जरूरी है। तो सबसे पहला आपका है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि योग्य कर्मचारियों को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी कि अगर हम स्टाफिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑप्टेंट कर सकते हैं कि एक योग्य व्यक्ति हमको मिल सकता है। अगर हम योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं, योग्य व्यक्ति हमारे आसपास भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको खोज करके हम अपनी स्टाफिंग को यानी कि नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद आपका है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि हेल्पफुल होता है बेटर परफॉर्मेंस के अंदर हमारी हेल्पफुल होती है नियुक्ति। यानी कि हम देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छा काम करने की एक बेनिफिट दे सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप इस पोस्ट पे आ जाइए और आप और अच्छा काम करेंगे। उसके अंदर योग्यता भी है तो वो क्या करेगा, वो अच्छी पोस्ट पे आके और अच्छा काम कर सकता है। यानी कि हम लालच दे सकते हैं ना, किसी को लालच दे के भी कि भाई आप इस पोस्ट पे बैठ जाइए, आप इस पोस्ट पे करिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आप बहुत मेहनती हैं, तो अप्रिशिएट करके भी आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट पोस्ट पे, या उनको सैलरी इंक्रीज करके भी आप उसको स्टाफिंग कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद है आपका हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि आपकी हेल्पफुल होती है लंबे टाइम के लिए बिजनेस को चलाने। अच्छे मैनेजमेंट की एक निशानी होती है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका बिजनेस भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। और उसके लिए क्या करना है कि आपको एक मानव के रूप में जो व्यक्ति मिलता है, मानव के रूप में जो वर्कर मिलता है, वो अपनी एफिशिएंसी से अगर वर्क करता है तो लंबे टाइम तक आपका बिजनेस चल सकता है। और लंबे टाइम तक अगर आपका बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपना पूरा करना है, तो सबसे पहले ऐसी प्लानिंग करनी होगी आपको कि जो भी बिजनेस चल रहा है वो उस पे काबिल लोगों को बिठाया जाए, जो काबिल है उनको लगाया जाए ताकि वो अच्छा काम करें। और वो अच्छा काम तब करेंगे जब वो काबिल होंगे, यानी कि उनके अंदर योग्यता होगी। और योग्यता होगी तब होगी योग्यता जब वो एफिशिएंट होंगे, योग्यता के बेस पे अपना काम को करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्म को आगे ले जा सकते हैं, अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं और कठिन से कठिन कितनी भी वो प्रॉब्लम्स आएगी उसको वो सॉल्व आउट कर सकता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं हेल्पफुल इन ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको ध्यान में रखते हुए भी हम अपने कर्मचारियों को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है कि जैसे आदमी के हिसाब से कि कितने वर्कर है, अगर मुझे चाहिए 3 पोस्ट फिल करनी है, 3 पोस्ट के अंदर अगर कोई 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनमें से अच्छे लोगों को जो कैपेबल है, जो योग्यता अच्छी रखते हैं, मैं उनको अपॉइंट कर सकती हूँ। या फिर मैं देख सकती हूँ कौन हार्ड वर्किंग है, कौन अच्छा काम करता है, उसको बेस पे भी मैं अपॉइंट कर सकती हूँ। तो आपको ये देखना होता है कि सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकता से अधिक, यानी कि अगर कोई भी वर्कर आप काम पे रख रहे हैं, कोई भी कर्मचारी आपको काम पर लगा रहे हैं काम पे, तो उसके अंदर वो जो काम में कर रहा है तो उसको लागत में अगर कमी करता हो कि कोई व्यक्ति इतना एफिशिएंट है कि एक टेबल बनाता है और टेबल एक व्यक्ति करीबन 1 दिन में बना देता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं जी 1.5 दिन लग जाएगा, तो आप किसको अपॉइंट करेंगे, हम अपॉइंट करेंगे जो 1 दिन में बना दे। तो उससे क्या होगा
कि हमारी कॉस्ट जो आएगी वो भी कम आएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा और उसकी वजह से हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। देन क्या हो सकता है, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारी की संतुष्टि और उसके मनोबल में वृद्धि होना जरूरी है। अगर कोई हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा जो वर्कर है वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो काम को अच्छी तरह से कर सके और उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा हो कि काम के प्रति हमेशा सजग रहे और वो अच्छा काम कर सके। उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो किसी टाइप की अपनी हार्ड वर्किंग को न रोके, हार्ड वर्किंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो हार्ड वर्किंग होगा, हार्ड वर्कर होगा, तो वो क्या करेगा और अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करने की वजह से क्या होगा कि अपने जो फॉर्म है या बिजनेस है उसको वो कैरी ऑन करके अच्छा ले जा सके। उसके लिए क्या करना है कि मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग है वो बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए कि हमको ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो कि सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करता हो, यानी कि उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो वो एफिशिएंट हो, अगर प्रमोशन दें तो भी वो एफिशिएंट हो। तो इस टाइप का व्यक्ति हमको ढूंढना है ताकि हम उस काम को आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टाफिंग के लिए अच्छे लोगों की होगी, अच्छी योग्यता का व्यक्ति होगा, तो हम अच्छी तरह से स्टाफिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसको आप बोलते हैं HRM। आपके समटाइम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRM। आप लिख सकते हैं वहां पे, अगर क्योंकि आजकल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 मार्क्स के जो पेपर का पैटर्न है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पूछा जा सकता है कि HRM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRM, तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, यानी कि मानव अकेला काम तो नहीं कर सकता, उसके साथ मशीनरी का होना बहुत जरूरी है। मशीनरी जब तक उसके साथ नहीं होगी तो व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता। जैसे आज लेक्चर हो रहा है तो आपका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बेस पे आप वहां तक कनेक्ट हो सकते हैं। उसी टाइप से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि मानव गुड्स भी होना चाहिए, मशीनरी भी होना चाहिए और साथ साथ में पैसा भी होना चाहिए, यानी कि कैपिटल भी होना चाहिए, तब हम अपने काम को आगे अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को मैं बिठा दूं कि बेटे आप इसको काम को करिए, तो वो हाथ से करेगा तो हाथ से करने में उसको टाइम लगेगा, बट उसको दे दी जाए मशीन तो वो क्या करेगा, उस काम को परफेक्टली कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काम करने के एक टेक्निक्स होनी चाहिए, काम करने का एक तरीका होना चाहिए। इसके लिए क्या है, एक रिसोर्स डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है और रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू उसमें क्या करते हैं, मैनेजर उसमें देखभाल करते हैं और देखभाल के थ्रू उस डिपार्टमेंट को चलाया जा सकता है। इसके अंदर हम काम किया जा सकता है। तो HRM के अंदर जो भी कर्मचारी भर्ती, चयन और विकास और सर्वोत्तम उपयोग संबंधित सभी एक्टिविटीज इसके थ्रू की जा सकती है। भर्ती भी की जा सकती है, उनका सिलेक्शन भी किया जा सकता है, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये सारा काम कौन देखता है, HRM के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ये देखा जाता है कि किसको भर्ती करना है, किसका सिलेक्शन करना है, किसका कौन डेवलपमेंट कर सकता है। ये सब सारी कुछ फैसिलिटीज जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज देखा जा सकता है। देन है आपका इवैल्यूएशन ऑफ HRM। अब आप इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन का विकास कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले आपका है लेबर वेलफेयर स्टेज, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अगर कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेड यूनियन की स्थापना से चलना पड़ेगा, यानी कि ट्रेड यूनियन की स्थापना करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मालिक और जो उसके वर्कर है उसमें एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, यानी कि मालिक और जो वर्कर हैं आपके उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, अगर कोई कोऑर्डिनेशन से चल रहा है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिस के थ्रू। लेबर वेलफेयर ऑफिसर हम इसको नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या देख सकता है कि वर्कर कैसा काम कर रहा है, मालिक कैसे काम करा रहा है, इनसे कहीं ऐसे तो कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है,
वर्कर को कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गर्मी में डाल रखा है और गर्मी के अंदर वो बैठ के काम कर रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको जो वर्कर वर्क कर रहा है तो वो ऐसा ना हो कि उसको गर्मी, जैसे गर्मी का टाइम होता है और आपको कॉटन दे दी जाए, कॉटन को बोले कि आप थ्रेड बनाइए कॉटन से, बट आप अकेले बैठ के बनाएंगे तो क्या होगा, वर्कर क्या करेगा, कॉटन में तो वैसे ही गर्मी होती है, सर्दी में अगर कॉटन दी जाएगी तो क्या करेंगे, रजाइयां वगैरह बना देंगे, बट गर्मी में क्या होगा कि वो गर्म ही हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होने की वजह से क्या होगा कि वो अपनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लॉस किसको होगा, कंपनी को होगा। डायरेक्ट लॉस कंपनी को क्यों होगा, डायरेक्ट लॉस इसलिए होगा कि वर्कर पसीने में तर हो गया, गर्मी हो रही है उसको, और गर्मी की वजह से वो अपना काम पूरी प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है तो क्या है, उतना जितना हमको टर्नओवर चाहिए, जितना हमको काम चाहिए उतना काम वो नहीं कर पाएगा, तो उसके बेस पे भी हम अपना, यानी कि लेबर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या करता है, लेबर और दोनों का ध्यान रखता है, दोनों का ध्यान रखता है कि लेबर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए और वर्कर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, न कोई जो उनके ऑफिसर्स है उनको प्रॉब्लम आए, मैनेजमेंट को, मैनेजर को कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति की जाती है एचआरएम के थ्रू। इसके बाद है आपका पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, यानी कि अगर कोई आपका फैक्ट्री सिस्टम चल रहा है, फैक्ट्री सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर क्या है कि एक ही छत के नीचे हजारों लोग क्या करते हैं, काम दे सकते हैं, उनको मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनको ऐसा लगता है कि वो क्या करें, सारा यूनिटी बन जाती है एक, अगर एक जगह पे हजारों लोग आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो क्या है, वो यूनिटी के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पर्सनल ऑफिसर क्या करता है, उनको या पर्सनल मैनेजर की एक नियुक्ति कर देता है, ताकि वो सब एक एक व्यक्ति के पास ना जाके सभी एक व्यक्ति को उनकी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और उस प्रॉब्लम की वजह से वो उसको एक ही व्यक्ति आगे, अपने जो मैनेजर है उसको वो बोल सकता है, मैनेजर आगे टॉप लेवल में जा सकता है, तो उसके थ्रू अपना काम कर सकता है। देन आपका जो स्टेज है, एचआरएम के जो स्टेज है वो है आपके, इसके अंदर आपको अपनी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि टाइम टू टाइम अगर व्यक्ति को या लेबर को या वर्कर को आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको उनको एक्टिव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डल होते जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। तो उसके लिए टाइम टू टाइम आपको जो भी वर्कर है, कभी न्यू मशीनरी आती है तो उस पर ट्रेन करिए, उनको ट्रेन करते हैं, उनपे ट्रेन करने के लिए ट्रेनर का होना जरूरी है, ताकि वो ट्रेन करेंगे फिर आगे वो अपने आप को ट्रेन होकर अपना काम कर सकते हैं। उसी टाइप से अगर आपका अच्छा विकास करना है या अपने अच्छी कंपनी को आगे ले जाना है तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके बाद आपका आता है, इसके कौन कौन से पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टाफिंग में कौन कौन से पार्ट है जिसके थ्रू आप भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहले आप कैसे स्टाफिंग की जा सकती है, तो वो है सबसे पहले रिक्रूटमेंट के थ्रू। रिक्रूटमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भर्ती। भर्ती कहाँ की जाती है, भर्ती की जाती है जहां पे लार्ज स्केल में हमको वर्कर की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलते होंगे कि आर्मी की भर्ती चली हुई है जी, आजकल आर्मी की भर्ती चली है क्योंकि वहां पे ज्यादा स्केल में चाहिए। आगे अगर आपको एक या दो पोस्ट निकालनी होती तो वहां भर्ती नहीं बोलेंगे आप। भर्ती के अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल में लोगों को अपॉइंट किया जाता है, आफ्टर दैट जब अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको क्या की जाती है, उनको फिर कार्य पे लगाना, यानी कि प्लेसमेंट की जाती है। प्लेसमेंट के अंदर फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ट्रेनिंग के साथ फिर उनको प्रमोशन दी जाती है और प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार उनका पता लगाया जाता है कि सो एंड सो पर्सन एफिशिएंट है या नहीं है। जिस जगह पे वो एफिशिएंट है उसी के अंदर उसको करना जरूरी है, ताकि आप उनको प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम मानव संसाधन प्रबंध क्या करता है कि वो कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार रिक्रूटमेंट करता है। आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, यानी कि मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है कि ऐसे प्रबंधन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ताकि वो कोई विशेष नॉलेज के थ्रू आपका काम कर सकता है। जैसे आपकी जॉब इवैल्यूएशन कर सकता है,
आपके जॉब को माप सकता है या परफॉर्मेंस को माप सकता है, आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर सकता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। उसके बेस पे वो उसको किया जा सकता है कि वो उसको देखने वाला भी चाहिए। किसी को आपने अपॉइंट कर दिया, वो अपना ही काम कर रहा है, जब तक उसको कोई देखेगा ही नहीं तो उसको क्या पता है कि वो कैसा काम कर रहा है। तो उसके लिए उसको मापने के लिए भी उनके ऊपर कोई ऑफिसर होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए, ताकि उसको वो माप सके कि कौन कैसा काम कर रहा है और कैसे इस काम को आगे ले जाया जा सकता है, या ठीक है या गलत है। इसके बाद आपका अगर कोई काम कर रहा है तो डेवलपमेंट कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप। डेवलपमेंट कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन किसके बीच में कर सकते हैं? आपने 100 वर्कर्स रखे हैं, कौन कैसा काम कर रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सो एंड सो डिपार्टमेंट में इतना काम किया है, सो एंड सो डिपार्टमेंट में ये काम किया है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी सेल आउट ज्यादा हो रही है। आपने एक सेल्स डिपार्टमेंट कर दिया, एक परचेज डिपार्टमेंट कर दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो उसके थ्रू आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट में ये है और इस डिपार्टमेंट की कितना है, इस डिपार्टमेंट का इतना है। तो आप उसके लिए भी आपको, यानी कि ये क्या करता है कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई कमी या ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको कंपेयर कर सकता है, कंपेरिजन कर सकता है। और अगर ज्यादा हो रहा है कहीं खर्चा तो उसको कम कर सकता है, उसके बेस पे उसको रोका जा सकता है। तो उसके लिए भी, यानी कि दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे के से वो बताता है कि अगर कोई परचेज मार्केट है, परचेज सामान ज्यादा खरीद लिया, प्रोडक्शन भी उतना हो गया, बट सेल्स आपकी नहीं हो रही है। तो जब आपकी सेल्स नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? मैनेजर क्या करेगा कि सेल्स नहीं बढ़ रही है तो वो क्या करेगा? परचेज को रोकेगा, रॉ मटेरियल परचेज कम करेगा, प्रोडक्शन भी कम कर देगा सेल्स। या फिर क्या कर सकता है कि वो सेल्स को बढ़ाएगा, कितनी सेल्स हमारी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने की कोशिश करेगा कि सेल्स हमारी बढ़े। और जैसे ही सेल्स बढ़ेगी, यानी कि दोनों तीनों को कंपेयर करके वो काम को यानी ले जा सकता है। तो सेल्स को भी ध्यान में रखेगा, परचेज को भी ध्यान में रखेगा, और साथ में किसको ध्यान में रखेगा कि आपका प्रोडक्शन कैसा है। कई सम टाइम क्या होता है कि आपका परचेज आपने अच्छा किया, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, जब आपने प्रोडक्शन किया तो वो क्या हुआ? वो ठीक बनानी है, ठीक नहीं बना तो क्या होगा? सेल्स नहीं होगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम करता है? प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको टाइम टू टाइम चेक करना। अगर वो चेक कर रहा है तो अगर वो ठीक है तो वो उसको क्या करेगा? अच्छी सेल्स मिल सकती है। अगर वो ठीक नहीं है तो उसको रोक के दूसरा उसको प्रोडक्ट को तैयार किया जा सकता है। देन इसके बाद क्या है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर सुरक्षा चाहिए या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं? कंपनी को आप वर्कर कंपनसेशन के थ्रू भी आप उसको दे सकते हैं। जिससे वर्कर कंपनसेशन क्या है कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, काम करते करते उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ उसके कुछ हाथ आ गया या पैर आ गया, कुछ हो गया मशीनरी के अंदर, तो उसके अंदर आप क्या कर सकता है? ये क्या करता है ह्यूमन रिसोर्सेज कि आप उस कंपनी को उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है। कंपनसेशन के थ्रू वो उसको जो भी उसका जिसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतना वो पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद आपका है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, यानी कि कर्मचारी के जितने भी वर्कर हैं आपके, मैनेजमेंट क्या करती है कि जितने भी वर्कर है जो कि रिक्रूटमेंट के थ्रू हुआ है या सिलेक्शन के थ्रू हुआ है या कोई प्रमोशन के थ्रू हुआ है या कोई ट्रांसफर है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका रिकॉर्ड वो रखता है ताकि इन फ्यूचर के अंदर उनको प्रयोग में लाया जा सके। फ्यूचर के अंदर उसको ला सकते हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम अच्छी पोस्ट पे ले जा सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो क्या करेंगे कि जैसे ही पोस्ट वैकेंट होती है उसको प्रमोशन देके आगे ले जाया जा सकता है। या कोई व्यक्ति को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस टाइप से वो काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि जो आपका संगठनात्मक ढांचा है उसके अंदर सुधार लाने के लिए भी एचआरएम बहुत काम करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका काम करता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके उस सुधार को किया जा सके। देन है आपका स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफिंग एक्टिविटी, यानी कि आपका जब नियुक्तिकरण की जाती है तो एक प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू आप स्टाफिंग को या फंक्शन को कार्य को करवा सकते हैं। यानी कि आपका फंक्शनल एरिया क्या होता है, या हम बोलते हैं फंक्शन काम करना है तो उसका एरिया कैसा कैसा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका काम कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट 5 तरीके से काम करता है।
मैनेजमेंट 5 तरीके से करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बेस पे फंक्शंस को काम किया जाता है, फंक्शन काम करता है। स्टाफिंग के थ्रू मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करता है, स्टाफिंग के थ्रू करता है, और डायरेक्टिंग के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू वो अपना काम कर सकता है, जो कि सभी प्रकार की एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस है उसमें वो लागू होता है, इवन वो घर में भी लागू होता है। इसके बाद आपका है कि फंक्शंस का जो हम कार्य करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें की जा सकती है। इसके अंदर अगर आपका कोई प्रोडक्शन है या मार्केटिंग है या फाइनेंस है तो उसके अंदर आपको अगर कोई स्टाफिंग है, इसके अलग अलग तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट चेक करेगा, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन चेक करेगा, सेलिंग का है तो मार्केटिंग चेक करेगा कि कहाँ पे कैसे है, उसको उस हिसाब से उस काम को किया जा सकता है। अब इसके बाद है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी ज्यादा आता है कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, स्टाफिंग की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है जिसके बेस पे हम स्टाफिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टाफिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका कि जहां पे मानव शक्ति की आवश्यकता होती है वहां पे आपने स्टाफिंग करनी है। जहां पे मानव शक्ति की आवश्यकता होती है वहीं पे आपको मैन पावर रिक्रूटमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि जहां मैन पावर होगा वहीं पे आपको उसको रिक्रूटमेंट करनी है। यानी क्योंकि आप, जब मैंने पहले ही बताया था कि कोई व्यक्ति जा सकता है, रिटायरमेंट हो गया तो उसकी जगह भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आज रिटायरमेंट हुई है तो उसकी जगह हम कर सकें। हो सकता है आपको कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है तो उसको भी ध्यान में हमको रखना पड़ता है कि व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है तो उसकी जगह भी अगर हम वर्कर या मैनेजर को नहीं अपॉइंट करेंगे तो हमारा काम रुक सकता है। हो सकता है कि अगर कोई किसी की प्रमोशन हो गई है तो वहाँ पोस्ट फिल हो गई, खाली हो गई है तो वहाँ भी हमको पोस्ट फिल करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि आपको मैन पावर को ध्यान में रखना है, यानी कि जहाँ पे जिसकी पोस्ट खाली हुई है, जो पद खाली हुआ है, उस पद को भरने के लिए मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है ताकि योग्य कर्मचारियों को उसमें लगाया जा सके। अब उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग कैसे कर सकते हैं, नंबर 2 पे आता है आपका रिक्रूटमेंट के बेस, यानी कि भर्ती के नियमों के बेस पे भी हम अपनी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। भर्ती के नियमों के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई वर्कर है, आप भर्ती कैसे कर सकते हैं, भर्ती हम 2 टाइप से कर सकते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर। यानी कि जो हमारा सोर्सेज होगा इंटरनल सोर्सेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकता है। इंटरनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो आपके अंदर है, जो व्यक्ति ऑलरेडी ही काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं बट कुछ कारणों से हमने उनको नहीं लिया था तो उनके बेस पे भी आप भर्ती कर सकते हैं। इंटरनल के थ्रू क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका कोई व्यक्ति काम कर रहा है इंटरनल और साथ में दूसरी पोस्ट कोई वेकेंट हो गई है, कोई हेड की पोस्ट वेकेंट हो गई है, तो वहीं से आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रमोशन देके उसको मैनेजर बना सकते हैं। वर्कर को आप मैनेजर बना सकते हैं और वर्कर मैनेजर बन जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप इंटरनल अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नल के अंदर आपको व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है, बाहर से व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है और बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो वो उस पोस्ट पे फिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट के अंदर आप वेटिंग लिस्ट के थ्रू भी अपने रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा सकता है, या फिर कोई प्रेजेंट आपका एम्प्लॉय है उसके बेस पे भी आप रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं। जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसके बेस पे आप कर सकते हैं कि भाई इसको हमने, ये है अच्छा है, इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम आगे इसको ले जा सकते हैं। या फिर कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर है आपके, उसके बेस पे भी आप उसको रिक्रूटमेंट की जा सकती है। ठेकेदारों के बेस पे भी, जैसे आप फर्म्स में देखते होंगे कि फर्म्स के अंदर कंपनी चल रही है, आजकल फार्मा कंपनी बहुत चल रही है, फार्मा कंपनी में क्या होता है, खुद अपॉइंट नहीं करते, एक ठेकेदार अपॉइंट किया जाता है, ठेकेदार को बोलते हैं कि आप मेरे को इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतना सामान चाहिए इतने दिन में, ठेकेदार क्या करता है कि वो खुद अपॉइंट कर लेता है और अपने आप करवा के ठेके के ऊपर काम करवा के और उनको दे सकता है, तो उसके बेस पे वो अपना रिक्रूटमेंट पूरी की जा सकती है। या क्या हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होता है,
शिक्षण संस्थाओं में अलग डिफरेंट होता है कि अगर आप पहले आप फिफ्थ को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको अगर आप एलिजिबल हैं, आप आपके अंदर योग्यता है, आपको फिर 8 तक पढ़ दी जाती है, फिर 10 तक कर दिया जाता है, फिर आपको +2 तक कर दिया जाता है, और उसके बाद आपको प्रिंसिपल बना दिया जाता है या हेड बना दिया जाता है। तो इसके बेस पे भी आपको, मैनेजमेंट के बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी रिक्रूटमेंट पूरी की जा सकती है। एजुकेशन में भी आप अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं, या आप और कैसे रिक्रूटमेंट करिए, तो अभी आपके इंटरनल। इसके बाद एक्सटर्नल कैसे की जा सकती है, मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी कि अगर आप मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके एक्सटर्नल अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट आती है कि सो एंड सो पोस्ट वेकेंट इन सो एंड सो एरिया, सो एंड सो एरिया है, सो एंड सो कंपनी है, या सो एंड सो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर ये पोस्ट वेकेंट है। आप कहाँ से पता लगती है, हमारे को लगता है न्यूज़पेपर से या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इंटरनल भी हम अपने रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी अपने रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब इसके बाद आपका है कि अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले चयन करना होता है, सिलेक्शन की जाती है भर्ती नियमों के लिए। भर्ती के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, कैसे भर्ती होती है, भर्ती होती है आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं और इंटरनल भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए आंतरिक भर्ती जिसको हम बोलते हैं, कैसे कैसे की जा सकती है, इंटरनल के थ्रू हम कर सकते हैं। आंतरिक भर्ती सबसे पहले कैसे की जा सकती है, सबसे पहले की जा सकती है ट्रांसफर के बेस। ट्रांसफर के बेस पे भी हम इंटरनल अपनी भर्ती कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे स्कूल्स में देखते हैं आप, आज यहाँ पे कल टीचर वहां चला जाएगा ट्रांसफर के बेस पे, वहाँ पोस्ट वेकेंट है वहां चला जाएगा, यहाँ पोस्ट वेकेंट होगी यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि ट्रांसफर के बेस पे भी हम अपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको भेजकर अपनी ट्रांसफर के बेस पे भी हम अपने रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। देन है आपका प्रमोशन। प्रमोशन के बेस पे भी हम अपने रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा सकता है। ये इंटरनल है, तो प्रमोशन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि जो नीचे लोअर में काम कर रहा है उसको मिडल में ले जा सकते हैं, जो मिडल में काम कर रहा है उसको हायर में ले जा सकते हैं। उसके बेस पे भी हम अपने प्रमोशन के बेस पे भी अपने रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं, यानी कि भर्ती की जा सकती है। और कैसे की जा सकती है कि अपने लिए जो दायित्व है उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा वेतन ज्यादा देकर उनको प्रमोशन दी जा सकती है। उसके बेस पे वो जा सकता है। अगर बोले कि कम वेतन पे आप ज्यादा काम करिए तो कोई नहीं जाएगा, तो उनको हम ज्यादा वेतन देकर उनको नई पोस्ट पे बिठा के और उनका काम करवा सकते हैं। तो इंटरनल बेस पे हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई लोअर के ऊपर भी बहुत अच्छे वर्कर हैं तो आप उसके थ्रू भी आप अपना पोस्ट भर सकते हैं। यानी कि उसको अगर कोई डिमोशन भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है, तो डिमोशन भी हो सकती है। डिमोशन जैसे कोई अच्छी पोस्ट पे है पर अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको नीचे ले आओ, वापस लोअर में ले आओ, ताकि उसके बेस पे भी आप अपनी भर्ती कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंटरनल आप प्रमोशन के बेस पे भी कर सकते हैं और डिमोशन के बेस पे भी उसको आप इंटरनल रिक्रूटमेंट की जा सकती है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आता है ले ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय ले ऑफ? ले ऑफ किसे कहते हैं? अस्थायी अलगाव किसे कहते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अस्थायी अलगाव किसे किया जाए, किसे कहा जाता है? अस्थायी अलगाव किसे कहा जाता है या ले ऑफ किसे कहते हैं? यानी कि समटाइम क्या होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें कुछ समय के लिए जो सेपरेशन हो जाती है, यानी कि कुछ अलगाव का कारण हो जाता है कि काम की कमी हो जाती है या नियोक्ता की या कर्मचारी के मध्य कोई बात नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, काम उपलब्ध नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, काम को प्राथमिकता दी जाती है। और या सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि समटाइम क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं और काम करते करते क्या होता है कि काम वर्कर हट जाता है, काम के लिए वर्कर हट जाता है, तो क्या होता है कि हमारे से या फिर उसको क्या, भाई काम कम हो गया इसको हटा दो, यहाँ कम करना पड़ेगा, काम कम करना। जब वर्कर हट जाता है तो क्या होता है कि काम को
उनको पुनः लगाया जाता है, दूसरे उन वर्कर को दोबारा कर लिया जाता है, यानी कि नियुक्ति में भर्ती की जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से छूट जाता है और उन्हीं वर्कर को अगर दोबारा लिया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं ले ऑफ बोल सकते हैं या अस्थायी अलगाव बोल सकते हैं। इसके बाद है आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट का लिमिटेशन क्या हो सकती है, लाभ क्या हो सकता है। सबसे पहला लाभ हमारा होता है इंक्रीज इन मोटिवेशन। इंक्रीज इन मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि अगर आपने आंतरिक रिक्रूटमेंट करनी है, इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलता है, यानी कि उनको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगी, और अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगी, और प्रमोशन मिलने की वजह से क्या होगा कि वो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करने से क्या होगा, उनका मनोबल भी ऊंचा होगा कि चलो मैं अच्छा प्रमोशन मिल रहा है तो मैं अच्छा काम करूं और अपने कार्य को और अच्छी तरह से वो कोशिश कर सकते हैं, यानी कि मोटिवेशन मिलती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू ये लाभ होता है कि इंक्रीज होता है मोटिवेशन, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उनको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगी। अगर कोई बोले कि नहीं आपको कोई काम करते रहिए, आपको कोई प्रमोशन नहीं है, तो क्या होगा, वो काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे लेजी हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको प्रमोशन के लिए, यानी कि प्रमोशन के लालच में वो अच्छा काम करेंगे और अच्छी योग्यता करेंगे और उसके बाद उनको प्रमोशन दी जा सकती है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल पीस, औद्योगिक शांति बनी रहती है, यानी कि आप इंटरनल सोर्सेज को बार बार उसको कभी प्रमोशन दे के खुश कर रहे हैं, कभी वर्कर्स को आप कुछ डोनेशन क्या बोलते हैं बोनस दे रहे हैं, इस टाइप से अगर आप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वर्कर क्या होगा, शांत रहेगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वो नहीं जाएगा। अगर आप कंपनी वर्कर की ना सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, काम ही काम करा रहे हैं, तो क्या होगा, वर्कर क्या होगा कि परेशान हो जाता है, और परेशान होने की वजह से क्या होता है, वो काम नहीं कर पा रहा ढंग से। तो इसके लिए क्या करता है, कर्मचारी को टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन दी जाती है ताकि उनको खुशी मिले, और टाइम टू टाइम उनको बोनस के रूप में कुछ ना कुछ, दिवाली होली हो गई तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो अच्छी तरह से काम करते हैं और अपने जो फैक्ट्री है या फर्म है उसमें क्या होता है, शांति सी बनी रहती है और वर्कर अपनी मन लगा के काम कर सकता है। अगर मन लगा के काम कर रहा है तो उससे क्या होगा कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छी तरह से चलेगा, और जो वर्कर है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, वो ट्रेनिंग करेंगे, वो सीखेंगे, मशीनरी चलाना सीखेंगे कि चलो यहाँ तो मशीनरी तो सिखा रहे हैं तो चलो कोई नहीं, इससे वो ट्रेंड होगा, आगे और अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इजी सिलेक्शन, यानी कि जब इंटरनल ट्रेड होता है तो इजी सिलेक्शन होता है। इजी सिलेक्शन में क्या होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उनको पता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको और प्रमोशन मिलेगी, अच्छा काम करेंगे तो हमको उच्च पद पे ले जाया जाएगा। तो वो क्या होगा कि वो अगर अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना चाह रहा है तो वो अच्छा काम करेगा, उससे क्या होगा, उसको रिस्क नहीं होता। नहीं तो मन में रहता है कि नहीं मैं काम तो कितना ही कर लूं, एक दिन कंपनी मेरे को निकाल तो देगी, तो क्या होगा कि अगर वो प्रॉब्लम आएगी उसको इस टाइप से, अगर ऐसा सोचेगा तो उसको क्या करती है कंपनी, क्या करती है टाइम टू टाइम अंदर यही व्यक्तियों के बारे में वो जानकारी रखती है। फर्म क्या करती है, जितने भी वर्कर है, जितने भी टॉप लेवल, मिडल और लोअर लेवल है, उनको सबकी जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति किस पद पे जा सकता है, कौन व्यक्ति कितना एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा काम कर सकता है, उसके हिसाब से वो काम कर सकता है। देन आपका नो नीड ऑफ इंडक्शन, यानी कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को उसके वातावरण का परिचित करवाना होता है, यानी कि उसे काम करना है, तो उसके जो भी सोर्सेज हैं वर्कर के या कर्मचारी के, उनको जानकारी पहले से ही होती है कि भाई मैंने ये काम करना है। अगर इंटरनल है तो 5-10 व्यक्ति काम कर रहे हैं कि भाई हमारे बॉस की तो 3 कंपनी है, तो उनको पहले से पता होता है कि एक कंपनी यहाँ है, एक कंपनी यहाँ और एक कंपनी यहाँ पे है। तो वो क्या होता है, पहले ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ उस कंपनी में भी जाऊंगा तो चलो मैं अभी वहां भी कर सकता हूँ, वहां भी मेरे लिए। तो वर्कर भी नॉलेज में रखता है कि हाँ मेरे को अगर प्रमोशन मिली तो मेरे को वहां भेजेंगे, तो हाँ चलो कोई नहीं मैं वहां चला जाऊंगा। और जो जो वहाँ पे मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान होता है कि कौन सा वर्कर किसको कहाँ भेजा जा सकता है ताकि वो खुश रहे और अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है, किस विभाग में यानी किस डिपार्टमेंट में इसको भेजा जाए ताकि वो एफिशिएंटली अपना वर्क कर सकता है। इसके बाद है इकोनॉमिकल सोर्सेज, यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है,
इकोनॉमिकल सोर्सेज होते हैं, यानी कि इसके अंदर खर्चा कम होता है। खर्चा कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लंबी प्रोसेस को यूज करना नहीं होता, इसलिए क्योंकि उनको पहले से पता है जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हीं में से उनको आगे ले जाना है। तो अगर उनको आगे ले जाना है तो क्या होगा कि वो अच्छा काम करेंगे, और अच्छे काम करने की वजह से क्या होगा कि व्यर्थ में इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, लोगों को नहीं देखना पड़ेगा, वो अपना गए और अपना काम कर सकते हैं, और वहीं से अपने व्यक्ति को उठाया और अपने व्यक्ति को वहां पे लगा सकते हैं, अपने व्यक्ति के थ्रू वो काम किया जा सकता है। देन आपकी इसकी लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन होती है आपका यानी कि स्टॉप्स एंट्री ऑफ यंग ब्लड, यानी कि अगर इंटरनल की हम बोलते हैं कि बढ़ाई है कि भी बहुत अच्छा है, न ढूंढना पड़ेगा, न वर्कर ढूंढना पड़ेगा, जो काम करता है उसको आगे ले जाएंगे, उनको प्रमोशन मिल जाएगी। बट समटाइम क्या होता है कि इंटरनल सोर्सेज के अंदर, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कमी भी होती है। वो कौन कौन सी कमी होती है? तो सबसे पहले कमी आपकी होती है कि आप अगर कोई इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है यंग ब्लड को। यंग ब्लड को क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर 100 लोग कर रहे काम, 100 में से ही प्रमोशन दे दी जाएगी किसी को भी। पर जो बाहर व्यक्ति हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि इतने सारे लोग जो वेल ग्रेजुएट या वेल ट्रेंड होके बैठे हैं, तो वो क्या होगा, नई टेक्निक्स के भरपूर होते हैं, उनके अंदर नई टेक्निक्स होती है, तो वो क्या होगा, वो छूट जाएंगे। क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट क्या करेगा, अंदर से ही भरता रहेगा, तो बाहरी लोगों का उनको पता नहीं लगेगा कि कितनी टेक्नोलॉजी लोगों के पास है, और वो उससे छूट जाएंगे और उसका फायदा उनको नहीं मिल सकता है, नए विचार उनको नहीं मिल सकते हैं। तो जो कंपनी को नई, आज के जमाने में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी नया चीज नहीं सीखोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो कंपनी क्या करती है, इसके बेस पे क्या होता है, कंपनी पिछड़ सकती है। तो यंग ब्लड अगर पीछे रह गया तो उनको न्यू टेक्निक्स उनको पता है। आप जानते होंगे कि जैसे पहले जमाने में, पहले के लोग कहाँ इतना मोबाइल यूज कर सकते जितना कि आज बच्चा यूज कर रहा है। 2-3 साल का बच्चा, उसको पूछो, सारा मोबाइल यूज कर सकता है। तो टेक्निक्स कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों से भी सीखी जा सकती है। तो इसी टाइप से कोई फर्म है या कोई कंपनी है, अगर कोई अच्छी टेक्निक्स लेना चाहती है तो वो क्या करती है, यंग ब्लड को छोड़ देती है, और छोड़ने की वजह से क्या होता है, जो टेक्निक्स चाहिए थी वो यूज नहीं कर पाती है, और कंपनी क्या हो जाती है, पीछे हो सकती है। यंग ब्लड उनको नहीं मिलता है, जो योग्यता उनको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से भी उनको लॉस हो सकता है। देन है आपका एम्प्लॉयज बिकम लेजी हो जाते हैं। यानी कि लेजी कैसे हो जाते हैं, यानी कर्मचारी सुस्त हो जाते हैं। अगर काम अंदर ही अंदर कर रहे हैं कि हाँ काम जमा, प्रमोशन तो हम में से ही मिलेगी ना, किसी और को तो लगा ही नहीं सकते, तो क्या होगा, वो लेजी हो जाएंगे। कोई नहीं, 1 साल 2 साल बाद तो मेरे को प्रमोशन मिलने वाली है। वो क्या करते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं वो उतना काम नहीं करते, क्योंकि उनको पक्का पता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, 1-2 साल पहले ही अपना काम छोड़ देते हैं। और छोड़ने की वजह से क्या होता है कि वो लेजी हो जाती है, और लेजीनेस होने की वजह से क्या होता है कि सुस्त पड़ने की वजह से काम में कमी आ जाती है। अगर किसी को पता लग जाए कि मुझे 2 साल में पक्का प्रमोशन मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस काम से उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कि मुझे प्रमोशन तो मिल ही जाएगी, तो प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं क्यों वो करूं। तो उससे क्या होगा, वो लिंक से हट जाएगा और वो आगे चला जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि कंपनी को नुकसान हो सकता है, फर्म को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुस्ती आ सकती है वर्कर के अंदर, वो काम कर से नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट अवेलेबल और नॉन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नए संगठन के लिए ये उपलब्ध नहीं होते। जो नए नए संगठन बन रहे हैं आपके, उसके लिए भी वो नहीं होंगे। यानी कि आपको, अगर आप इंटरनली भर्ती करते रहेंगे, जो एक्सटर्नल लोग हैं वो आपके क्या करेंगे, छूट जाएंगे। एक्सटर्नल छूट गया तो क्या होगा, एक्सटर्नल छूट गया, वही यंग ब्लड पीछे रह गया, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई तो कंपनी डायरेक्ट पीछे चली जाएगी। न्यू मशीनरी आ रही है, बच्चे बाहर से फॉरेन से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, अगर मशीनरी वो उनको पता है कि कैसे यूज करना है। पहले आप एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फोटो स्टेट, पहले आपका था कि टाइप करते थे, टाइप कैसे करते थे, एक एक व्यक्ति एक एक टाइप करता था, तो कितना टाइम लगता था। उसके बाद क्या हुआ, एक फोटो स्टेट मशीन आई, वो 100 100 100 प्रिंट निकालने लगी। उसके बाद क्या हुआ,
कि अब 1000 प्रिंट निकालने लगेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी को छोड़ दोगे तो क्या आपकी कंपनी कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकती है? वो नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कंपनी को नई टेक्नोलॉजी को लेना चाहिए, नई यंग ब्लड को लेना चाहिए, यानी कि जो बच्चे आज टेक्निक फॉरेन से स्टडी करके आ रहे हैं, अगर आप उसको भर्ती करेंगे तो क्या होगा कि वो नई टेक्नोलॉजी यानी कि फॉरेन की टेक्नोलॉजी आपको बताएंगे कि वहां पे ऐसा होता था, इस मशीनरी को यूज किया जाता था, इस मशीनरी से ऐसे काम होता था। कि जैसे पहले होता था कि खड्डी पे वो बनाते थे शॉल, धीरे धीरे क्या हुआ, कभी 5 मिनट एक इसके बाद यानी कि अब आपके लिमिटेशन में बता देती थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। यानी कि अगर वो करते थे, फिर उसके बाद खड्डी को अब एक शॉल बनाने में 100 दिन लगते थे, उसके बाद मशीनरी आ गई। अब तो ऐसी मशीनरी आ गई कि आपको 1000 शॉल दिन में एक बार में 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इंटरनल सोर्सिंग करते रहोगे तो आपकी टेक्नोलॉजी आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, और बेनिफिट ना उठाने की वजह से आपको लॉस हो सकता है। एंड देन है आपका सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज, यानी कि जो कंपटीशन की भावना होती है इंटरनल सोर्स के अंदर, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर कंपटीशन की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पता है कि भाई ये ज्यादा सालों से लगा है तो यही प्रमोशन होगी, मैं तो आप लगाऊं तो मेरे को तो प्रमोशन मिलने वाली नहीं है। तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, कि जो जैसा चल रहा है वो चलने दो। अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा कि वो आगे जा सकते हैं। देन आपका अगर ट्रांसफर पॉलिसी भी होगी तब भी आप आगे काम कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको इंटरनल, इसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बस ब्रेक हो गया।